Very good afternoon, students. Today we will start our class on the topic of hydraulic motion synchronization and regenerative circuit. Actually, ये जो सर्किट है, ये सर्किट में हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्लूइड का कभी-कभी जो एक पाइपलाइन के अंदर से जब मेरा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम बहुत सारा प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। वो जो प्रॉब्लम्स को हम लोग ओवरकम करने के लिए हम लोग इस तरीके का सर्किट यूज करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोलिक सिंक्रोनाइजेशन। एक सिंक्रोनाइज वे को मेंटेन करके यहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूइड पथ को कंप्लीट करता है, एप्लीकेशन को सही वे में एप्लीकेशन को रन करवाता है एंड जो भी एरर्स होता है वो एरर को ओवरकम करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट। मोशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए जो सर्किट हम लोग यूज करते हैं एंड रीजेनरेटिव सर्किट, अगेन जो मोशन को रीजेनरेट करने के लिए जो सर्किट हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग हाइड्रोलिक मोशन सिंक्रोनाइजेशन एंड रीजेनरेटिव सर्किट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास इस टॉपिक के ऊपर है, हाइड्रोलिक मोशन सिंक्रोनाइजेशन एंड रीजेनरेटिव सर्किट। ओके, लेट्स and we will start our next topic of hydraulic circuit, that is motion synchronization circuit and hydraulic regenerative circuit। हम लोग इसका पिछला जो क्लास में हम लोग हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ शेपर्ड मशीन एंड हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ मिलिंग मशीन हम लोग सर्किट डायग्राम देखे थे, कंस्ट्रक्शन देखे थे एंड उसके बाद हम लोग उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट एंड रीजेनरेटिव सर्किट। ओके, तो मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेनेशन करने के लिए, उसका वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोगों को उस सर्किट डायग्राम में क्या-क्या कंपोनेंट्स है वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूं मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट। तो मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट का जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये डायग्राम से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या-क्या कंस्ट्रक्शन में मतलब क्या-क्या अप्लायंस यूज किया गया है, क्या-क्या कंपोनेंट हम लोग यूज किए हैं, वो हम लोग यहाँ पे भी स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा एक टैंक यूज हुआ है, जो मेरा ऑयल रिजर्वर टैंक है या ऑयल स्टोरेज टैंक है, वो टैंक यहाँ पे यूज किया गया है। ये मेरा जो है ये मेरा फिल्टर का सिंबल है। किसका सिंबल है? फिल्टर का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फिल्टर यूज किए हैं। उसके बाद ये किस चीज का सिंबल है? ये मेरा पंप का सिंबल है, तो पंप यूज किए हैं। ये जो है ये जो सिंबल दिया गया है, ये सिंबल है मेरा प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व। उसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे जो ये जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ये जो सर्किट डायग्राम में ये जो मेरा सिंबल दिया हुआ है, ये मेरा क्या सिंबल है? ये मेरा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का सिंबल है। और ये कौन सा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है हम लोग वो देखेंगे। मैंने पहले ही बताया था डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का सिंबल देख के कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है। मेरा पुराना वीडियो लेक्चर्स को अगर स्टडी करोगे, एकदम जब ये सर्किट का चैप्टर स्टार्ट हुआ था, वो स्टडी करोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पे मेरा कितना डब्बा है? यहाँ पे मेरा ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है और ये एक डब्बा है, तो टोटल 3 डब्बा है। एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा। तो मेरा क्या वाल्व बना? 3। और मेरा कितना पोर्ट है? 1 पोर्ट, 2 पोर्ट, 3 पोर्ट, 4 पोर्ट। तो मेरा टोटल 4 पोर्ट है, तो मैं क्या लिखूंगा? 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। कितना पोर्ट है? 4 पोर्ट है, 1 2 3 4। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4, इधर में भी 1 2 3 4, तो 4 पोर्ट है। और कितना डब्बा है? 3 डब्बा है, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा। तो मेरा कितना बना? 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। ये जो मेरा दिया गया है, ये मेरा बेसिकली सोलिनॉइड ऑपरेटेड है। इस तरीके का सिंबल रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व व्हिच इज solenoid operated और electrically operated, solenoid operated। ओके, उसके बाद हम लोग क्या यूज किए? 2 लीनियर एक्चुएटर यूज किए, जिसको हम लोग सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर 2 बोल रहे हैं। ठीक है, लीनियर एक्चुएटर, लीनियर एक्चुएटर।
तो ये मेरा मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट का अंदर हम लोग क्या क्या कंपोनेंट को बेसिकली यूज किए हैं वो ये शो करता है। तो कोई भी एग्जाम में जब कोई भी सेमिस्टर का क्वेश्चन में जब कभी भी आएगा कि आप लोगों को ये कोई ये सर्किट का एक वर्किंग एक्सप्लेनेशन बताने, वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने बोलेगा, तो आप लोगों का पहला काम है components, what are the components used, these are the components used, what are the components you have to write on your paper, answer paper, you have to draw the circuit diagram, but पेपर मशीन के लिए हो, मिलिंग मशीन के लिए हो, प्रेशर डिपेंडेंट सिंक्रोनाइजेशन सीक्वेंस सर्किट, ट्रबल डिपेंडेंट सीक्वेंस सर्किट, कोई भी हम लोग हाइड्रोलिक सर्किट अगर ड्राइंग कर रहे हैं इसका उसका वर्किंग एक्सप्लेनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल को अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम लोग को पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोग यूज किए वो लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जाके हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जाके हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो पहला बात है हम लोग मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट हम लोग यूज इसलिए करते हैं, हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जहां पे मेरा कोई एक लोड है, ठीक है, मान के चलो मेरा यहाँ पे एक लोड है, ओके, एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे मेरा एक लोड है, ये मेरा लोड L, और इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है और फिर उसको वापस, फिर ये मेरा जो इनिशियल पोजीशन है, ये जो मेरा इनिशियल पोजीशन है यहां से लेकर इसका जो फाइनल पोजीशन है, राइट, ये फाइनल पोजीशन तक इस लोड को यहाँ पे पहुंचाना है। मान के चलते एग्जांपल ले रहे, ठीक है, तो मैं क्या किया, मैंने ये लोड के साथ ये जो पिस्टन को मैंने कनेक्ट किया, मैंने लोड के साथ यहाँ पे जो पिस्टन है ये पिस्टन को भी मैंने कनेक्ट किया, बट ये तो मेरा नॉर्मल सर्किट में भी हो सकता था, बट मैंने मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट किस लिए यूज किए, क्योंकि मैंने देखा कि ये जो लोड का जो वजन है, राइट, मान के चलते ये है मेरा 500 टन, 500 टन, 500 टी, तो 500 टन का ये जो लोड है इसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचाने के लिए एक सिलेंडर का पिस्टन का मूवमेंट काफी नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 सिलेंडर, कभी कभी 3 सिलेंडर, कभी कभी 4 सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं एक ही सर्किट डायग्राम के दौरान। कि ऐसे यूज करते हैं क्योंकि ये कितना सिलेंडर हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग डिफाइन करते हैं कि मेरा लोड कितना है, तो मेरा लोड जितना, मतलब लोड का जो वैल्यू जितना मेरा ज्यादा होगा उतना मैं सिलेंडर को यूज करूंगा। मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट का मतलब है कि जो कितना भी मैं सिलेंडर को यूज करूं वो सिलेंडर का, हर एक सिलेंडर का पिस्टन का मूवमेंट सेम होगा। अगर ये सिलेंडर का पिस्टन, अगर ये सिलेंडर का पिस्टन अगर मान लो 20 सेंटीमीटर इधर डिस्प्लेसमेंट करेगा तो ये सिलेंडर का पिस्टन भी 20 सेंटीमीटर इधर डिस्प्लेसमेंट करेगा। ऑपोजिट केस में सेम, कि इसका मतलब है कि सिलेंडर के अंदर मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट में सिलेंडर के अंदर जितना भी सिलेंडर हमने यूज कर रहा हो मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट में, सारा सिलेंडर का पिस्टन का जो मूवमेंट होगा वो मेरा यूनिक, वो मेरा आइडियल होगा, वो मेरा सेम होगा, ठीक है। तो ये मेरा है मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट का डायग्राम। सो ये कहां पे यूज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आ रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स में। इट इज यूज्ड where the motion, it is used where the motion of two, where the motion of two or more cylinder, two or more cylinder, where the motion of two or more cylinder is required to be simultaneously, is required to be simultaneously, is required to be simultaneously, ओके। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सिलेंडर है, आप जितना नंबर भी सिलेंडर आप यूज करेंगे उतना से कोई नंबर सिलेंडर का जो पिस्टन का मूवमेंट होगा दैट विल बी द साइमल्टेनियसली। अगर ये पिस्टन का मूवमेंट होगा ये पिस्टन का भी मूवमेंट होगा, और दो ये पिस्टन का मूवमेंट अगर 20 सेंटीमीटर होगा तो ये पिस्टन का मूवमेंट भी मेरा 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सेकंड वन, piston cylinder arrangement 1 and 2, piston cylinder arrangement 1, cylinder 1 and cylinder 2 are connected with mechanical coupling, rack and pinion or flow control।
क्योंकि अगर ये 20 सेंटीमीटर मूव करेगा, ये भी 20 सेंटीमीटर मूव करेगा, तो ये लोड भी मेरा 20 सेंटीमीटर मूव करेगा। ये लोड का जो वजन बहुत भारी है, इसीलिए हम लोग दोगो सिलेंडर यूज करते हैं, और ये दोगो सिलेंडर एक दूसरे के साथ सर्टेन ऑफ मैकेनिकल कपलिंग, रैक एंड पिनियन और फ्लो कंट्रोल से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो कंट्रोल को यूज करके ये दोनों पिस्टन का, सिलेंडर का जो पिस्टन है, इसका मूवमेंट को हम लोग आइडियली कर सकते हैं, और ये दोनों पिस्टन को हम लोग अटैच कर सकते हैं मैकेनिकल कपलिंग के द्वारा, रैक एंड पिनियन के द्वारा और फ्लो कंट्रोल के द्वारा। सो सेकंड मेरा क्या है, सेकंड मेरा है कि सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर 2 आर कनेक्टेड, cylinder 1 and cylinder 2 are connected with mechanical coupling, any coupling, mechanical coupling, rack and pinion, rack and pinion or flow control, or flow control, right? Point number 3 क्या है कि ये जो दो सिलेंडर या 4 सिलेंडर यूज कर रहे हैं, या 5, 6 n नंबर्स ऑफ सिलेंडर भी अगर हम लोग यूज करते हैं, सारा सिलेंडर का जो पिस्टन, उसका जो मूवमेंट होगा वो सेम डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली होगा। तो द पिस्टन ऑफ सिलेंडर मूव्स सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। ओके, तो पिस्टन ऑफ सिलेंडर 1, जितना भी सिलेंडर मैं यूज करता हूं, सारा सिलेंडर का जो भी पिस्टन होगा, वो पिस्टन का जो मूवमेंट होगा वो मेरा साइमल्टेनियसली मूव करेगा। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि बहुत ही एक्यूरेट वे में लोड को एक सर्टेन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में लेके जाने के लिए मुझे ये पिस्टन का जो मूवमेंट होना चाहिए वो बहुत ही एक्यूरेट मूवमेंट होना चाहिए। अगर मेरा एक ही सिलेंडर यूज होता तो मुझे इतना सारा चीज के बारे में, इतना सारा पैरामीटर्स के बारे में ध्यान नहीं देना पड़ता था। मैंने बस सिलेंडर का एक एंड में फ्लूइड को मैं एंट्री करवाता और लोड का मैंने मूवमेंट करवाता। बट यहाँ पे मैंने सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, उसके साथ सिलेंडर 3, सिलेंडर 4 अगर मैं यूज करता हूँ, तो सारा सिलेंडर का जो पिस्टन का मोशन वो बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए और सिंक्रोनाइज होना चाहिए हाइड्रोलिक सिलेंडर के साथ और विद सर्वो वाल्व। सर्वो वाल्व क्या है, ये तुम लोग का सिलेबस में अभी नहीं है। तो सर्वो वाल्व क्या करता है, सर्वो वाल्व में सर्वो वाल्व से मैकेनिकल वाल्व होता है, प्रोपोर्शनल वाल्व होता है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक वाल्व होता है। तो ये सब वाल्व के द्वारा ये जो पिस्टन का मूवमेंट एक्यूरेट होता है। इसका मतलब अगर ये 20 सेंटीमीटर हो रहा है तो ये 19.9 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये अगर 20 सेंटीमीटर होगा तो ये भी मेरा 20 सेंटीमीटर होगा। ये मेरा मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट का कॉन्सेप्ट है। मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि जो मेरा लोड अगर ज्यादा, जहां पे मेरा लोड बहुत ज्यादा है, एक ही एप्लीकेशन में कभी 5 केजी का लोड यूज हो रहा है, कभी 20 केजी का लोड यूज हो रहा है, कभी 50 केजी का लोड यूज हो रहा है, तो लोड मेरा जब ज्यादा हो जाएगा, उस लोड का मूवमेंट के लिए या मेरा मैक्सिमम लोड एप्लीकेशन ऑफ लोड को मुझे काम, मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ लोड में मुझे काम करने के लिए हम लोग ये इस तरीके का मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट यूज करते हैं, जहां पे इन नंबर ऑफ सिलेंडर को यूज करते हैं और सिलेंडर का जो पिस्टन का जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट मेरा सेम एंड आइडियल मूवमेंट मेरा होता है। अब मैं देखूंगा कि ये सर्किट किस तरीके से काम करता है। जब मेरा ये पंप स्टार्ट होता है, क्योंकि ये पंप मोटर के थ्रू से कपल हुआ रहता है, जब मेरा ये पंप स्टार्ट होता है तो पंप का इंटरनल मैकेनिज्म क्या होगा, रोटेट करेगा। जब पंप का इंटरनल मैकेनिज्म रोटेट करेगा तब यहाँ पे क्या होगा, सक्शन क्रिएट होगा। जब यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा तब फ्लूइड क्या होगा, टैंक से फिल्टर के थ्रू से, ये मेरा हाई प्रेशर जोन है टैंक में, टैंक का हाई प्रेशर जोन से फ्लूइड ये सक्शन को कवर करने के लिए फिल्टर के थ्रू से पंप में पहुंचेगा। अब मैं मान के चलता हूं कि ये मेरा सिलेंडर 20 मीटर क्यूब 20 बार प्रेशर एक्सेप्ट करता है। ये जो मेरा सिलेंडर 20 बार प्रेशर एक्सेप्ट करता है, राइट। और यहां से जो फ्लूइड आ रहा है ये मेरा 25 बार आ रहा है, ठीक है। जो मेरा पंप से पंपिंग होने के बाद वो 25 बार फ्लूइड कन्वर्ट कर रहा है। ये मेरा सिलेंडर 20 बार है। तो मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे ये जो मेरा प्रेशर रिलीफ वाल्व है इसको मैं 20 बार में सेट कर दिया।
तो फ्लूइड अभी पंप से जाने के बाद वो यहाँ पे पहुंचेगा, ये मेरा पोजीशन नंबर 3 है, ये मेरा पोजीशन नंबर 2 है, ये मेरा पोजीशन नंबर 1 है। तो पोजीशन नंबर 3 मतलब क्या पोजीशन है? पोजीशन नंबर 3 न्यूट्रल पोजीशन होता है। पोजीशन नंबर 3 न्यूट्रल पोजीशन होता है। तो जब मेरा न्यूट्रल पोजीशन में मेरा है तो मेरा पंप से फ्लूइड जाके यहाँ पे एंट्री करेगा और उसके बाद वो फ्लूइड जाके फिर से टैंक में वापस आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, मेरा ये एक्स है और मेरा वाई है। अगर मैं एक्स डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को मैंने अगर ऑपरेट करूंगा तो ये डीसीबी क्या होगा, इधर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। जब ये डीसीबी इधर लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो ये पोर्ट यहाँ पे आएगा, ये वाला पोर्ट यहाँ पे आएगा, ये वाला पोर्ट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पोर्ट मेरा यहाँ पे आएगा। तो फ्लूइड क्या करेगा, ये पोर्ट से एंट्री करके यहाँ से एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद यहाँ पे दो कनेक्शन दिया गया है, मतलब फ्लूइड यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ इस सिलेंडर में एंट्री करेगा और ये सिलेंडर में एंट्री करेगा और ये दोनों पिस्टन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होना शुरू होगा। जब दोनों पिस्टन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मान लो जो फ्लूइड मेरा पड़ा हुआ था वो फ्लूइड ऑब्वियसली ये वाला पाइपलाइन से निकलने का कोशिश करेगा, ये वाला पाइपलाइन से निकलने का कोशिश करेगा और फ्लूइड ये वाला पाइपलाइन को मेंटेन करके वो क्या करेगा, ये वाला पाइपलाइन को मेंटेन करके, अभी ये तो मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है, ये मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है और ये वाला पोर्ट मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है। तो फ्लूइड इस एरिया को कवर करके ये वाला डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व से कवर करके वो डायरेक्ट टैंक में वापस आ जाएगा। अब ये पंप तो मेरा 25 बार फ्लूइड क्रिएट कर रहा है, प्रेशराइज्ड फ्लूइड भेज रहा है, बट ये मेरा सिलेंडर 20 बार प्रेशर ले रहा है। तो 20 बार प्रेशर जब लेगा तो बाकी जो 5 बार जो मेरा यहाँ पे सिलेंडर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो 5 बार क्या होगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व के थ्रू से ये पायलट लाइन को ऑपरेट करेगा। तो ये लाइन मेरा यहाँ पे आ जाएगा और फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड इधर से डायरेक्ट वो टैंक में वापस आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा 5 बार प्रेशर का फ्लूइड वो प्रेशर रिलीफ वाल्व के थ्रू से टैंक में वापस आ जाएगा। 20 बार का जो फ्लूइड है वो मेरा सिलेंडर में एक्सेप्ट होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को मतलब वाई वाला पोर्शन को ऑपरेट कर रहा हूँ। जब वाई वाला पोर्शन ऑपरेट होगा तो ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व इधर शिफ्ट हो जाएगा। उस टाइम ये वाला पोर्ट, ये जो मेरा पोर्ट है, ये पोर्ट मेरा यहाँ पे आएगा, ये वाला पोर्ट मेरा यहाँ पे आएगा, ये वाला पोर्ट मेरा यहाँ पे आएगा और ये वाला पोर्ट मेरा इधर आएगा। तो मेरा पंप से फ्लूइड क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाके यहाँ इस ये वाला में इस तरीके से जाना शुरू करेगा। ये पाइपलाइन से जाने के बाद ये फ्लूइड क्या करेगा, दोनों में एंट्री करना शुरू करेगा, दोनों सिलेंडर में एंट्री करेगा। दोनों सिलेंडर में एंट्री करेगा तो दोनों सिलेंडर का पिस्टन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। जब दोनों सिलेंडर का पिस्टन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो यहाँ का जो फ्लूइड है, यहाँ का फ्लूइड यहाँ इस पाइपलाइन से निकलने का कोशिश करेगा। ये पाइपलाइन से निकल के यहाँ से ये वाला पाइपलाइन को मेंटेन करके वो फ्लूइड, अब ये पोर्ट मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है तो वो फ्लूइड क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से वो टैंक में वापस आ जाएगा। तो सिलेंडर का पिस्टन का मूवमेंट जब इस डायरेक्शन में होगा तो लोड का मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में होगा। जब पिस्टन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो लोड का मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये था मेरा मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट का वर्किंग प्रिंसिपल। क्या-क्या कंपोनेंट्स यूज किए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, and this is the working principle which you have to write by your own language. Okay, so now I will go for the hydraulic regenerative circuit. इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चल जाएंगे ऑयल न्यूमेटिक सिस्टम का लेआउट में, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रहेगा। तो अभी हम लोग आएंगे हाइड्रोलिक रीजेनरेटिव सर्किट किस तरीके से काम करता है वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो हाइड्रोलिक रीजेनरेटिव सर्किट में अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो मैं पहले ही बताया था, कोई भी सर्किट अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो पहले हम लोग देखेंगे कि वो सर्किट में मैंने क्या-क्या कंपोनेंट यूज किया हो। जैसे ये सर्किट में जो कंपोनेंट यूज किया हो मैं एक बार चेक करूंगा कि ये सर्किट में भी क्या वही कंपोनेंट यूज हुआ है। मैं देखूंगा, देखो पहले यहाँ पे मेरा क्या है, पहले यहाँ पे मेरा टैंक है तो मैंने टैंक लिखा, फिल्टर है तो मैंने फिल्टर लिखा, उसके बाद पंप है देखो मैंने पंप लिखा, उसके बाद क्या है प्रेशर रिलीफ वाल्व, देखो यहाँ पे मेरा एक प्रेशर रिलीफ वाल्व है, उसके बाद क्या है 4/3 डीसीबी सोलेनोइड ऑपरेटेड। बट यहाँ पे मेरा क्या है कि यहाँ पे मेरा एक मैंने वाल्व दिया हो, बट ये जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के साथ मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में कितना डब्बा है मैं देखूंगा। ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में अभी मेरा डब्बा है, एक डब्बा और दो डब्बा है, मतलब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे 2। और कितना पोर्ट है, एक पोर्ट है, दो पोर्ट है और तीन पोर्ट है। इधर में भी एक पोर्ट है, दो पोर्ट है और तीन पोर्ट है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे 3/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व सोलेनोइड ऑपरेटेड। और उसके बाद हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक लीनियर एक्चुएटर यूज कर रहे हैं।
तो इस अभी मैं देखूंगा कि मेरा रीजनरेटिव सर्किट हम लोग किस लिए यूज करते हैं। बेसिकली रीजनरेटिव सर्किट हम लोग यूज करते हैं तो डबल एक्टिंग सिलेंडर। डबल एक्टिंग सिलेंडर मतलब क्या है? डबल एक्टिंग सिलेंडर मतलब क्या है मुझे बताओ। डबल एक्टिंग सिलेंडर मतलब क्या है? डबल एक्टिंग सिलेंडर मतलब है कि ये मेरा एक सिलेंडर का इधर से भी इनलेट आउटलेट हो सकता है और इधर से भी मेरा इनलेट आउटलेट हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही सिलेंडर का इधर में भी इनलेट का आउटलेट होने का जगह है और इधर में भी इनलेट और आउटलेट होने का जगह है, तो इसीलिए ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है। तो कोई डबल एक्टिंग सिलेंडर में पिस्टन का जो स्पीड उसको बढ़ाने के लिए, पिस्टन का स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, पिस्टन का स्पीड को बूस्ट अप करने के लिए हम लोग बेसिकली इस तरीके का रीजनरेटिव सर्किट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो अभी हम लोग आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई दिस टाइप ऑफ रीजनरेटिव सर्किट इज यूज्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स 1, टू स्पीड अप the extending speed of to speed up the extending speed up of extending speed up of double acting cylinder। डबल एक्टिंग सिलेंडर मतलब सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन का एक्सटेंडिंग स्पीड, मतलब पिस्टन जब बाहर की तरफ जाएगा उस टाइम पिस्टन का सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है उस पिस्टन का स्पीड को मुझे एक्सटेंड करने के लिए, आई मीन सॉरी, स्पीड को बढ़ाने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ये इस टाइप का रीजनरेटिव सर्किट हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग और भी दूसरे तरीके का नाम से बोल सकते हैं, जैसे कि डिफरेंशियल सर्किट, डिफरेंशियल सर्किट, और हम लोग और क्या बोल सकते हैं? बाईपास सर्किट, बाईपास सर्किट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग आएंगे वर्किंग प्रिंसिपल में। वर्किंग प्रिंसिपल में कैसे किस तरीके से समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये मेरा टैंक है, ये मेरा पंप जब स्टार्ट हुआ, पंप क्या किया? एक पंपिंग एक्शन क्रिएट किया। पंपिंग एक्शन क्रिएट करने के टाइम पे जो फ्लूइड है ये हाई प्रेशर जोन से मेरा फिल्टर्ड होके पंप के थ्रू से वो आएगा यहाँ पे। वो जब यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा? वो फ्लूइड तो ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, वो फ्लूइड ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा। जब वो फ्लूइड ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा तब यहाँ पे क्या होगा? वो फ्लूइड वापस आएगा और वापस आके वो क्या करेगा? वो यहाँ पे वापस आ जाएगा, राइट। बट इन दिस सिचुएशन देखो, वो फ्लूइड कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड मान लो ऊपर की तरफ गया, बट सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या है? फ्लूइड यहाँ पे भी एक कनेक्शन जॉइंट बनाया गया है, यहाँ पे भी एक जॉइंट कनेक्शन बनाया गया है। तो फ्लूइड क्या करेगा? फ्लूइड यहाँ पे इस तरीके से इस डायरेक्शन में एंट्री करना शुरू करेगा। जब फ्लूइड ऊपर की तरफ जा नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर में मेरा शटडाउन है, मेरा जो वाल्व है डीसी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है उसका एक पोर्ट मेरा शटडाउन है। तो शटडाउन है मतलब फ्लूइड मेरा ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है, तो फ्लूइड मेरा कहां से जाएगा? फ्लूइड जहां पे मुझे रास्ता मिलेगा फ्लूइड को, वो फ्लूइड उसी रास्ता में अपना मतलब अपना रास्ता क्रिएट करके वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फ्लूइड को रास्ता मिला है ये रास्ता में, तो वो फ्लूइड क्या करेगा? यहाँ पे एंट्री करेगा। जब ये फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा तो पिस्टन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। जब पिस्टन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या है? वो फ्लूइड इस डायरेक्शन से, अब मान लो अभी इस एरिया ये मेरा 1 नंबर पोर्ट है, ये मेरा 2 नंबर पोर्ट है। अभी डीसीबी मेरा 2 नंबर पोर्ट में कनेक्टेड है, तो फ्लूइड क्या होगा? फ्लूइड यहाँ से आएगा, आके इस डायरेक्शन से आके वो यहाँ पे आएगा, आने के बाद वो डायरेक्ट टैंक में वापस आ जाएगा। ये हो गया। अब मैंने क्या किया? ये जो मैं अभी डीसीबी यूज किया हूँ, ये क्या डीसीबी है? 3/2 डीसीबी है। बट ये कौन सा ऑपरेटेड है? ये मेरा लीवर ऑपरेटेड है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? लीवर ऑपरेटेड डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, लीवर ऑपरेटेड डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। तो मैंने अभी क्या किया? मैंने ये वाला जो लीवर है एक्स एंड वाई, एक्स लीवर को मैंने ऑपरेट किया। जब मैंने एक्स लीवर को इस तरीके से खींचा तो मेरा ये जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है ये क्या हुआ? ये इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। जब ये इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा तब ये वाला पोर्ट यहाँ से कनेक्टेड होगा, ये वाला पोर्ट यहाँ, ये वाला पोर्ट मेरा और ये वाला पोर्ट मेरा यहाँ पे कनेक्टेड होगा, राइट। ध्यान देना, ये वाला पोर्ट मेरा यहाँ पे कनेक्टेड होगा और ये वाला जो पोर्ट है ये पोर्ट मेरा यहाँ पे कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? ध्यान देना,
अब मान लो मेरा जब मेरा फ्लूइड यहाँ पे आ जाएगा तब मेरा पंप से फ्लूइड डायरेक्ट यहाँ से एंट्री करेगा, एंट्री करके फ्लूइड डायरेक्ट जाएगा ऊपर में, मतलब इस डायरेक्शन में जाने के बाद वो फ्लूइड यहाँ पे स्टोर होगा। जब वो फ्लूइड यहाँ पे स्टोर होगा तो वो पिस्टन के ऊपर एक मूवमेंट देगा, पिस्टन के ऊपर जब मूवमेंट देने की कोशिश करेगा, बट इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में ये जो एरिया का प्रेशर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लेते ये इस एरिया को हम लोग क्या एरिया बोलते हैं, इस एरिया को हम लोग ब्लाइंड एंड एरिया बोलते हैं। ये जो मेरा पिस्टन का इस पोर्शन का एरिया को हम लोग क्या एरिया बोलते हैं, देखो ये मेरा पिस्टन है, ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड एंड एरिया, और ये वाला जो पिस्टन है ये एरिया को हम लोग बोलते हैं रॉड एंड एरिया। ध्यान देना, ब्लाइंड एंड एरिया एंड रॉड एंड एरिया। अब ब्लाइंड इस एरिया में इस एरिया का जो आई मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस पोर्शन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज ए बी, राइट, दैट इज ए बी, एंड इस एरिया का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज ए आर, ए बी फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर ब्लाइंड एंड एंड ए आर फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड एंड। ए बी डिनोट कर रहा है ये वाला एरिया को और ए आर डिनोट कर रहा है ये वाला एरिया को। तो यहाँ पे ए बी ग्रेटर देन ए आर, ए बी ग्रेटर देन ए आर, ए बी जब ग्रेटर देन ए आर है मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है इसके रेस्पेक्ट में, बट ड्राइंग से समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, अगर ये पिस्टन का जो रड, ये पिस्टन का रड, देखो ये जो मेरा पिस्टन का रड अगर नहीं रहता तब हम बोल सकते हैं कि ये वाला पोर्शन का एरिया ज्यादा है इस एरिया से, बट यहाँ पे क्या है कि पिस्टन रड रहने के कारण से यहाँ का जो एरिया है रड एंड का एरिया और ब्लाइंड एंड का एरिया जो है वो मेरा क्या है, अभी ब्लाइंड एंड का एरिया ज्यादा तो इसका एरिया कम। अब इस कंडीशन में अगर ए बी ग्रेटर देन एरिया है और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब अगर AB ग्रेटर देन एरिया है तो PB क्या होगा, लेस देन PR, PB क्या होगा, लेस देन PR। जब PB लेस देन PR है तो मतलब इस एरिया का जो फ्लूइड का प्रेशर है वो फ्लूइड का प्रेशर यहाँ से जा नहीं पा, इस पिस्टन को ठेल नहीं पा रहा है, तो ठेल नहीं पा रहा है मतलब पिस्टन को डायरेक्ट इस पोर्शन से लेके एंड पोर्शन तक नहीं लेके जा पाएगा। जब इस पोर्शन से लेके एंड पोर्शन तक लेके नहीं जा पाएगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड जब भी यहाँ से इस पोर्ट से एंट्री करेगा सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड पिस्टन के ऊपर थोड़ा सा थ्रस्ट क्रिएट करेगा, उस थ्रस्ट के वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इस लाइन से फिर वापस आएगा, आने के बाद ये पोर्ट तो अभी यहाँ पे कनेक्टेड है, आने के बाद वो ये पोर्ट के थ्रू से फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर थोड़ा सा थ्रस्ट क्रिएट करेगा, फिर ये जो पिस्टन है थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करेगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पे आ जाएगा, आने के बाद फिर इस एरिया से ये वाला पोर्ट होके फिर यहाँ पे जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर के वजह से ये पिस्टन का पोजीशन मूव नहीं हो पा रहा था वो पिस्टन का पोजीशन क्या होगा, बहुत फास्ट मूव करना शुरू करेगा। तो ये जो मेरा स्पीड है ये एक्सटेंड के टाइम पे मतलब पिस्टन का एक्सटेंड के टाइम पे ये जो स्पीड है ये स्पीड डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए बढ़ जाएगा। ये कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि ये फ्लूइड जब इसमें पिस्टन में फोर्स क्रिएट कर रहा है तो यहाँ का फ्लूइड जाके टैंक में वापस नहीं आ रहा है, वो फ्लूइड डायरेक्ट आके वो फ्लूइड फिर से वही सेम पोर्ट से वापस जाके ब्लाइंडेड एरिया में एंट्री कर रहा है, जिसकी वजह से फ्लूइड का पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ रहा है, तो उस टाइम PB ग्रेटर देन PR हो जा रहा है, इसलिए पिस्टन का जो मूवमेंट वो स्मूथ भी हो रहा है और बहुत फास्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली मेरा रीजनरेटिव सर्किट का वर्किंग प्रिंसिपल था, ये मेरा हाइड्रोलिक मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट का वर्किंग प्रिंसिपल था। तो तुम लोग का एग्जाम में अगर सेमेस्टर क्वेश्चन में अगर आता है कि कोई भी हाइड्रोलिक सर्किट का वर्किंग प्रिंसिपल डेमोंस्ट्रेट करने, तो हम लोग पहले एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसके सर्किट डायग्राम में हम लोग कौन सा कंपोनेंट यूज किए वो लिखेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर है तो वो लिखेंगे और उसके बाद अगर हम लोग जाके उसका वर्किंग प्रिंसिपल डिफाइन करेंगे। इस तरीके से करेंगे तो हम लोग को सेमेस्टर एग्जाम में हर क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को मार्क्स मिलेगा। सो नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय क्लास, इफ यू हैव एनी डाउट। Okay, now students, do you have any doubt? Students, do you have any doubt? Yes sir. बोलो। Yes sir. बोलो। सर ये जो रीजनरेटिंग सर्किट है सर, ये थोड़ा सा समझ में हमको ये नहीं आ रहा है कि सर यहाँ पर जैसे पंप से जो जा रहा है सर तो बाद में तो डाइवर्ट हो जा रहा है ना, जब फर्स्ट केस में लेंगे
सर तब तो एक तरफ से उधर से जाएगा सर, और एक तरफ पीछे तो ब्लाइंड से जाएगा, ब्लाइंड एंड एरिया से। सर तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा सर? देखो क्या होता है पिस्टन ना, जो है सर। क्या होता है ना, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक चीज देना पड़ता है जिसका नाम है नॉन रिटर्न चेक वाल्व। ये कनेक्शन और ये पंप कनेक्शन के बीच एक नॉन रिटर्न चेक वाल्व देने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि पहले जब फ्लूइड मेरा मतलब जो न्यूट्रल जो स्विच ऑफ कंडीशन में जब एंटर करेगा तो वो न जा नहीं पाएगा। तो वो जब जा नहीं पाएगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या होगा, वापस आएगा, लेकिन इस जॉइंट की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड इधर से जाके यहाँ पे एंट्री करेगा। वो यहाँ पे एंट्री करके वो यहाँ पे स्टोर होगा, क्योंकि उस जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड जाएगा, जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड जाएगा उतना अमाउंट ऑफ लिक्विड इस पिस्टन को फोर्स अप्लाई करने का उसके अंदर उतना ताकत नहीं रहता है, उसके अंदर उतना प्रेशर नहीं रहता है कि वो इस पिस्टन को मूव करवा सके, राइट। यहाँ पे जो नॉन रिटर्न चेक वाल्व यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ओके। उसके बाद जब हम लोग इसको कंडीशन नंबर 1 लीवर को ऑपरेट करके जब हम लोग ये वाला पोर्शन को अप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन को अप्लाई करेंगे, तो फ्लूइड मेरा यहाँ से जाके यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद मान के चलो ये पिस्टन को जो मोशन मुझे मिलना चाहिए, ये पिस्टन को मूवमेंट करने के लिए, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे सिर्फ पिस्टन का बात बोल रहे हैं, लेकिन इस पिस्टन का एंड में कोई ना कोई एप्लीकेशन तो यूज हो रहा है। तो वो एप्लीकेशन में जो मोशन मुझे मिलना चाहिए वो मोशन अगर नहीं मिल रहा है तो उस टाइम हम लोग ये सर्किट यूज करते हैं। उस टाइम क्या होता है कि जब पिस्टन यहाँ पे लिक्विड यहाँ पे ब्लाइंड एंड एरिया में जब एंटर करता है तो वो पिस्टन के ऊपर फोर्स क्रिएट करता है, लेकिन वो फोर्स या वो प्रेशर उतना अमाउंट ऑफ नहीं होता है जितना अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड होता है एप्लीकेशन के। तो उस टाइम जब फोर्स क्रिएट करता है तो पिस्टन मूव करता है, लेकिन एक्चुअल जो जैसा मुझे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए उस हिसाब से मूवमेंट नहीं करता है। लेकिन थोड़ा सा जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ से वापस आ जाता है। वापस आ जाने से यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल्व अप्लाई किया जाता है, तो जिसकी वजह से वो इधर से वापस नहीं जा पाता है, ठीक है। वापस नहीं जा पाता तो वो क्या करता है, अभी ये वाला पोर्शन यहाँ पे कनेक्टेड, तो वो फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ से जाके फिर यहाँ पे जाके प्रवेश करना शुरू करता है। जब यहाँ पे जाके प्रवेश करना शुरू करता है तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, तो इसकी वजह से पिस्टन का मूवमेंट मेरा स्ट्रॉन्ग होता है। ये कंटिन्यूअस वे में इधर में होना शुरू करता है। लेकिन अल्टीमेटली जब ये पिस्टन अपना रॉड एंड एरिया का एकदम लास्ट पोर्शन में पहुंचता है तो उस टाइम इसका मतलब इस रॉड एंड एरिया में जो लिक्विड का वॉल्यूम है इज अप्रोक्सीमेटली 0। उस टाइम ब्लाइंड एंड एरिया का जो वॉल्यूम होगा वो अप्रोक्सीमेटली हाई, राइट। इस कंडीशन में हम लोग क्या करना पड़ता है, वाई लीवर को ऑपरेट करना पड़ता है। जब भी वाई लीवर को हम लोग ऑपरेट करते हैं तो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड हम लोगों का डायरेक्ट यहाँ से एंट्री करना शुरू करता है। फ्लूइड क्या होता है कि यहाँ से एंट्री करना शुरू करता है। एंट्री करने से वो पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, तो पिस्टन इस ब्लाइंड एरिया की तरफ मूवमेंट करता है। तो यहाँ का जो फ्लूइड है वो डायरेक्टली इस लाइन को मेंटेन करते हुए आके वो टैंक में वापस जाता है। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट में हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व अप्लाई करना जरूरी है। और ये सर्किट हम लोग उसी लिए यूज करते हैं जब मुझे पिस्टन का जो फोर्स या पिस्टन का जो मोशन को बूस्ट अप करने के लिए जरूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग ये रीजनरेटिव सर्किट को यूज करते हैं। Yes, sir. Okay. Now, next, anybody, any question? Anybody having any question? Okay. Okay. So, तुम लोगों का ये थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। मुकेश कुछ बोलना है क्या? सर आवाज नहीं आ रहा सर। नहीं, अभी आवाज आ रहा है, बोलिए। मुकेश फिर से आवाज नहीं आ रहा है, मैसेज करो जल्दी। सर अब आ रहा आवाज? हाँ बोलो। सर ये जो है ना सर रीजनरेटिव सर्किट, इसका सर मेन पर्पस हमको समझ में नहीं आया सर। इसको क्यों यूज कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है सर। अगर हम इधर वाला जो पाइप यूज एक्चुअली मेन पर्पस इसका यही है कि मान के चलो कि मेरा इस पिस्टन के साइड में एक लीनियर मोशन हो रहा है, जिसमें मान लो लीनियर कटिंग हो रहा है। एक टूल्स लगा हुआ है जिसमें मुझे लीनियर कटिंग कर रहा है। लेकिन लीनियर कटिंग करने के टाइम पे अच्छा उसके पहले एक चीज,
कोई टूल, कटिंग टूल अगर कोई वर्कपीस के साथ ज्यादा टाइम, अगर उस वर्कपीस का कोई सर्टेन पोर्शन में ज्यादा देर तक टच करते हुए रहेगा तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, या कम टाइम तक टच करते रहेंगे उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा टाइम में जो टच करके रखेगा उसमें फ्रिक्शन, ज्यादा टाइम में अगर टच करते रहेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब हीट ज्यादा होगा। तो कोई कोई ऑपरेशन ऐसा होता है जहां पे कटिंग टूल को मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ वर्कपीस के ऊपर मूवमेंट करवाने का जरूरत पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये रीजनरेटिव सर्किट का जरूरत पड़ता है। कैसे कि अगर मान लो कोई लीनियर कटिंग में अगर मुझे कटिंग टूल का वेलोसिटी अगर 3 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड का रिक्वायरमेंट है, लेकिन कोई जो सर्किट है वो सर्किट मुझे पिस्टन का मूवमेंट मैक्सिमम 1 या 2 मीटर पर सेकेंड दे रहा है, तो उस टाइम पे इस पिस्टन का मोशन को बूस्ट अप करने के लिए, जैसे हम लोग बाइक का मोशन को बूस्ट अप करने के लिए नाइट्रोजन यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे पिस्टन का मूवमेंट को बूस्ट अप करने के लिए हम लोग ये सर्किट को यूज करते हैं, जहां पे मेरा फ्लूइड यहाँ पे एक जॉइंट कनेक्शन दिया हुआ रहता है, जहां पे मेरा फ्लूइड वापस आके वो डायरेक्टली फिट से जाके ब्लाइंड एंड एरिया में प्रवेश करता है और पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है या फोर्स क्रिएट करता है, जिसमें जो कटिंग टूल का जो वेलोसिटी है वो थोड़ा बढ़ जाता है। सर हाँ सर, अगर ए पाइप हम यूज ना करके हम डायरेक्टली यहीं पे यूज करते हैं सर, एक नंबर का जो पोजीशन है उसको अप्लाई करके ज्यादा प्रेशर देके उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देते तो क्या होता है सर? ये इसमें पाइप अगर ना यूज करके इसमें बढ़ा देते तो क्या होगा, मान के चलो कि जो टूल है, टूल जो वर्कपीस है, वर्कपीस का सर्टेन पोर्शन में मुझे 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चाहिए, उसके बाद फिर मुझे 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चाहिए, उसके बाद मुझे 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चाहिए। तो जब वेलोसिटी वेरिएशन करना होता है, अगर मैं इसको जैसे तुम बोल रहे हो जहां पे कनेक्ट करने बोल रहे हो, उसमें क्या होगा, फ्लूइड डायरेक्टली जाके पिस्टन को देगा और पिस्टन कंटिन्यूअसली वो 5 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड कंटिन्यूअस वेलोसिटी मेंटेन करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि धीरे 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 वो बढ़ सकता है। तो वेलोसिटी सर्किट का यूज करते हैं, लेकिन अगर तुम जिस तरीके से बोल रहे हो उसमें क्या होगा कि जो एक्चुएटर का अंदर जो पिस्टन है वो पिस्टन कंटिन्यूअस वेलोसिटी मेंटेन करेगा, लेकिन मुझे कंटिन्यूअस वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मुझे वेलोसिटी चाहिए कटिंग का, तो इसीलिए हम लोग रीजनरेटिव सर्किट को यूज करते हैं। यस सर। सर पहला वाला जो था सर उसमें सर 3-4 सिलेंडर जो यूज किए थे सर, उसके जगह हम एक ही सिलेंडर यूज करके और उसका साइज बढ़ा दे तो उसको अप्लाई कर सकते हैं सर इसके जगह? देखो मैंने बार बार बोलता हूँ कि केस स्टडी अगर करना है तो केस स्टडी करने के लिए हम लोग को देखना पड़ता है कि विच एप्लीकेशन वी आर यूजिंग, राइट। यहाँ पे जो हम लोग क्या किए हैं कि सिंक्रोनाइजेशन सर्किट, तो यहाँ पे दो एक्चुएटर हम लोग यूज किए हैं। अब यहाँ पे 2 एक्चुएटर यूज किए हैं, तो इसमें अगर कोई 3 एक्चुएटर यूज कर सकता है, 4 एक्चुएटर यूज कर सकता है, लेकिन अगर मैं अगर इसका वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, मैं अगर इसका वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो मुझे यहाँ पे देखो ये सर्किट क्या है, ये सर्किट तो मुझे पंप के अंदर रखना पड़ता है, सॉरी मुझे एप्लीकेशन के साथ जो कनेक्शन पॉइंट है उस जगह में रखना पड़ता है। तो कोई चीज का अगर मैं अचानक से वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो उस वॉल्यूम को इंस्टॉल करने के लिए भी मुझे जगह चाहिए होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एकदम 10 मीटर का अगर कोई चीज अगर मैं यूज करूंगा, उससे बेहतर है कि मैं अगर 10 मीटर से मुझे जो चीज मिलता है मैं उसको दो करके 5 मीटर 5 को अप्लाई कर 5 एक्चुएटर सिलेंडर को अप्लाई करके मैं वही काम को मैं निकाल रहा हूँ सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करके, सॉरी पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करके। उसमें तो और घाटा हुआ ना सर, उसमें तो और भी एरिया लेगा सर। सॉरी पैरेलल नहीं, सीरीज कनेक्शन। घाटा नहीं होगा, घाटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंडस्ट्री हमेशा देखता है कि देखो क्या मैं तुमको कैसे समझाऊं, हर चीज के ऊपर ना एक कॉस्ट कैलकुलेशन होता है। हम लोग तुमको लग रहा है कि अगर मैं आधा लीटर का तेल खरीदने जाता हूँ तो मुझे लेता है 112 रुपया, अगर मैं 1 लीटर का तेल खरीदने जाता हूँ तो मुझे लेता है 182 रुपया, तो इसमें मेरा फायदा है। लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है ना, इंडस्ट्री में तुम्हारा जब ज्यादा ये करो, मतलब मान लो यही जो सेम सिलेंडर यूज हम लोग कर रहे हैं, लीनियर सिलेंडर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये लीनियर सिलेंडर अगर हम लोग यहाँ पे 3 को लगाएंगे तो इसमें मेरा जगह भी बच रहा है,
कॉस्ट भी बच रहा है, लेकिन अगर वही सेम जगह में तीनों सिलेंडर को एक्यूमुलेट करके अगर एक बड़ा सिलेंडर को हम यूज करना चाहते हैं, तो वो बड़ा सिलेंडर को कोई जगह से दूसरा जगह से एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे कॉस्ट पड़ेगा, प्लस उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसका बढ़ जाता है, प्लस उसका क्या बोलते हैं उसको इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। अगर सिलेंडर बड़ा होगा तो पिस्टन बड़ा होगा, पिस्टन बड़ा होगा तो मुझे पिस्टन का रॉड बड़ा करना चाहिए, पिस्टन का रॉड बड़ा होगा तो एप्लीकेशन के साथ जो रॉड का जो कनेक्शन उसको उस पे मुझे फोकस करना पड़ता है। तो बहुत सारा चीज में मुझे फोकस करना पड़ता है। लेकिन जब मैं छोटा सिलेंडर यूज करूंगा, तो मैं अगर 3 को सिलेंडर यूज करूंगा तो मुझे बस एक लिंक कनेक्शन चाहिए, जिस लिंक के द्वारा मैं सारे सिलेंडर्स को ऐड कर सकता हूँ। सर अगर हम कॉस्ट को इग्नोर कर दें तो क्या हम उसको यूज कर सकते हैं सर? क्या बोले? कॉस्ट को अगर इग्नोर कर दें तो बड़ा वाला सिलेंडर यूज कर सकते हैं इसके जगह? कॉस्ट को अगर हम लोग इग्नोर कर देंगे तो हम लोग इसमें बड़ा सिलेंडर यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो भी चीज करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को देखते हुए बनाते हैं। क्योंकि अगर अब मान के चलो इन केस अगर इसी प्रोजेक्ट्स में वही चीज में ना प्रॉब्लम है कि जब भी कोई इंजीनियर को फाइनल ईयर में जब कोई प्रोजेक्ट करना पड़ता है तो बहुत सारा कॉलेज क्या होता है, कॉस्ट नहीं देखता है, ठीक है। लेकिन एक इंजीनियर को हमेशा कोई भी चीज प्रिपरेशन करने के टाइम पे उसका कॉस्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि एक इंजीनियरिंग की एक कंपनी में 4 डिवीजन होता है। फर्स्ट डिवीजन होता है R&D, सेकंड डिवीजन होता है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड डिवीजन होता है सेल्स एंड मार्केटिंग, फोर्थ डिवीजन होता है सर्विस। तो R&D जो तुम्हारा डिजाइन करके दे देता है, R&D को ये कुछ मतलब नहीं होता है कि मैं कैसे क्या करूंगा, मतलब ऑब्वियसली मतलब तो होता ही है, लेकिन R&D के ऊपर उतना प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन R&D बस डिजाइन करता है और डिजाइन के बेस में कॉस्ट वो बोल देता है। मैन्युफैक्चरिंग जोन में या मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जो लोग काम करता है वो लोगों को उस डिजाइन को एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के पहले सोचना पड़ता है कि मुझे कितना कॉस्ट का रॉ मटेरियल यूज करूंगा, क्योंकि मुझे उतना कॉस्ट का रॉ मटेरियल के साथ मुझे लेबर कॉस्ट, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट प्लस वेरिएबल टाइप ऑफ कॉस्ट, मिसलेनियस वेरिएबल टाइप ऑफ कॉस्ट को मुझे ऐड करते हुए जो मैं मास प्रोडक्शन बनाऊंगा, एक मास प्रोडक्शन जो बनाऊंगा उस मास प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट उसको निकालना पड़ता है। और उसके बेसिस में जो 1000 लॉट का एक मास प्रोडक्शन निकल रहा है, 1000 लॉट का मास प्रोडक्शन क्रिएट करने में कम से कम 2 करोड़ खर्चा हो रहा है। तो एक प्रोडक्ट का, एक मशीन का कॉस्ट कितना हो रहा है, वो कॉस्ट मुझे कॉम्पिटिटिव मार्केट का कॉस्ट के साथ कॉम्पिटिटिव मार्केट का कॉस्ट के साथ मुझे कंपैरिजन करके देखना पड़ता है, ताकि वो प्रोडक्शन करने के बाद अगर मैं सेल्स वाले बंदे को बोलूंगा कि भाई जाके तुम सेल करो इस प्रोडक्ट को मार्केट में, तो मार्केट का कस्टमर तो यही बोलेगा ना, भाई टाटा का गाड़ी मेरा इतना सस्ता में मिल रहा है, मैं तुम्हारा कंपनी का प्रोडक्ट क्यों यूज करूंगा। ठीक, तो कॉस्ट हमेशा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, बिकॉज विदाउट पैसा कोई इंडस्ट्री नहीं चलता है। तो हर एक इंडस्ट्री पैसे पे फोकस करता है। इसीलिए आज के दिन में क्या होता है कि कॉस्ट रिडक्शन के साथ साथ क्वालिटी रिडक्शन हो जा रहा है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, क्योंकि कोई भी सामान पहला दिन में जब प्रोडक्ट होके रेडी होके आता है तो उसका क्वालिटी जज करता है कौन, इंडस्ट्री पर्सन। तो इंडस्ट्री पर्सन वो देखता है कि भाई ये मेरा कितना दिन में खराब होगा, वो देख रहा है कि ये मेरा मैक्सिमम 2 साल चलेगा। तो दो कस्टमर को तो 2 साल बाद जाके वो कंपनी में तो ब्लेम नहीं कर सकता है ना, कंपनी इसकी 1 साल का वारंटी पीरियड दे देता है कि भाई 1 साल के अंदर खर्चा अगर खराब हो जाएगा तो मैं रिप्लेसमेंट करूंगा, लेकिन 1 साल के बाद अगर खराब होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है। तो टाटा मान के चलो दूसरा कोई कंपनी क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सेम कॉस्ट में थोड़ा कम क्वालिटी दे रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि भाई ये 2 साल नहीं चलेगा, ये 1 साल मैक्सिमम 1 साल या 1 साल 3-4 महीना चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन इसलिए वो क्या किया, क्वालिटी कम कर दिया और सेम प्राइस में कम क्वालिटी में कस्टमर को सामान को चिपका दिया, जिसमें क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो गया। तो दिस इज अ मार्केटिंग पॉलिसी। हर एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट के साथ इन्वॉल्व है और वो भी सिर्फ पैसे के खातिर, दिस अ ब्लडी मनी। तो हम लोगों को हमेशा एज ए इंजीनियर हम लोग को हमेशा ध्यान देना पड़ता है, कोई भी चीज आज के बाद कभी भी, मतलब फाइनल ईयर के बाद जब भी तुम लोग कोई भी कंपनी में जाओगे तो हमेशा कंपनी आहिस्ता आहिस्ता, पहले फ्रेशर्स पोजीशन में समझ नहीं पाओगे, तुम लोग को जो सीनियर काम करने बोलेगा वही काम करोगे। लेकिन धीरे धीरे अगर कभी भी जब सीनियर पोजीशन में जाओगे, जब तुम्हारे हाथ में प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट अगर तुम्हारे हाथ में कभी आता है, तो वो लोग बंदा लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है कि कितना कम कॉस्ट में मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है। तो सिंपल देखो ना, ध्यान दो,
आज के दिन में ऑक्सीजन तुम्हारा कहाँ से अभी डिलीवरी हो रहा है? बोकारो से मेरा डिलीवरी हो रहा था उस पैंडेमिक सिचुएशन में। तो ऑक्सीजन तो दूसरा जगह में भी मिल रहा है, लेकिन वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग दाम बढ़ा दिया है क्योंकि वो लोगों के पास मास प्रोडक्शन नहीं है। लेकिन बोकारो में मास प्रोडक्शन है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, बोकारो को डिक्टिफाई किया कि भाई हम वहां से तुम्हारा सामान उठाओ, भले वो ऑक्सीजन हो, लेकिन कोई भी रॉ मटेरियल के लिए हम लोग को हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा जगह से सबसे कम पैसा में मैं रॉ मटेरियल उठा सकता हूँ। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल को सबसे कम पैसा में उठाऊंगा तो कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जो बंदा कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट करवाता है, भले वो पूरा जिंदगी काम अच्छे से नहीं किया लेकिन सिर्फ कंपनी को प्रॉफिट दे दिया, तब वो बंदा ही मतलब अच्छा पोजीशन में जाता है। ये हमेशा याद रखो, कोई बंदा अगर दिन भर काम कर रहा है, कंपनी के लिए खट रहा है, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, तो वो बंदे का काम का कोई वैल्यू नहीं होता। लेकिन जो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, दिन भर चुपचाप फेसबुक सोशल नेटवर्क में बैठा हुआ है, ऑफिस आ रहा है, पंच कर रहा है, ठीक टाइम पे निकल जा रहा है, और लेकिन कंपनी को प्रॉफिट दे दिया, किसी भी तरीके से कंपनी को प्रॉफिट दे दिया, कंपनी उस बंदे को प्रेफर करता है। जो बंदा सारा दिन भर काम करता है, उस बंदे को प्रेफर नहीं करता। दिस इज अ एक्चुअल पॉलिसी इन इंडियन कंपनी, बेसिकली प्राइवेट बोलो और गवर्नमेंट बोलो, सब जगह। Yes, sir. Okay. So now, anybody having any doubt? Otherwise, I will close the class. Okay. So thank you everyone. Thank you for attending class. हेलो हाँ प्रशांत बोलो। सर, मेरे को मतलब इस टॉपिक से तो डाउट नहीं है, पर एग्जाम को लेकर डाउट है सर। प्रशांत को तुम फोन में बात करने से चलेगा? मुझे फोन चलेगा सर। फोन करो ना 3 बजे के बाद, ठीक है? 3 बजे के बाद? हाँ 3 बजे के, मैं थोड़ा सा क्लास है मेरा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू सर।